सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, ये वाकया हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। उनका कहना है ये वाकया उनके घर की नुकरानी का है। दोस्तों, कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं अपने वालिद के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। ये घर कराची की एक आला सोसाइटी में वाक़या था। मेरी 2 बहनें थीं और हमारा भाई कोई नहीं था और अम्मी की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी। अभी हमें इस मोहल्ले में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा होगा कि मैंने अपने मोहल्ले के साथ मुल्हिका पसमानदा इलाकों से एक नुकरानी को काम पर रखा जिसका नाम करीमा बीबी था। ये नुकरानी मुझे रास्ते में उसी बस्ती के करीब ही रात के वक्त मिली थी। शायद मेरी हालत से उसने ये पहचान लिया था कि मैं इस इलाके में नई आई हूँ और किसी नुकरानी की तलाश में हूँ। मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई तो वो कहने लगी कि बाजी, मैं आपका काम करने सुबह आ जाऊंगी। फिर वो अगले दिन दोपहर 3 बजे मेरे घर आई। 2 दिन ही में उसने मेरे घर का सारा काम संभाल लिया। बर्तन, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, ये सारे काम वो बड़ी फुर्ती से करती थी। दोस्तों, करीमा बीबी की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब रही होगी, मगर वो इतनी एक्टिव थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस उम्र की औरत इतनी ज्यादा चुस्त थी कि वो एक ही घंटे में सारा काम मिनटों में निपटा कर मेरे पास बैठ जाया करती थी और मुझसे ढेरों बातें करती थी। उसको मेरे घर पे काम करते हुए सिर्फ 10 दिन ही गुजरे होंगे कि एक दिन उसने मुझे बताया कि बाजी, मैं आज से 6 साल पहले एक ऐसी औरत के घर पर काम करती थी जो बड़ी अजीब थी। वो पूरे घर में अकेली रहती थी। वो बेवा और बे औलाद औरत थी। जब मैंने उसके घर पर काम करना शुरू किया तो उस औरत ने मुझे बताया कि वो अपने घर में सिर्फ अकेली रहती है और उसका घर एक केनाल का डबल स्टोरी घर था। उस सोसाइटी में उस तरह का घर किसी और का नहीं था। मैं उसके घर झाड़ू पोंछे से लेकर बर्तन, कपड़े सभी काम किया करती थी। मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा कर कामों से फारग होकर उस औरत के साथ बैठ जाती थी और उससे ढेरों बातें करती थी। मैं जब भी सुबह के वक्त उस औरत के घर पर जाती थी तो उसके पूरे घर से अजीब सी गंदी बदबू आती थी। मेरे पूछने पर वो औरत बताती थी कि कोई मेहमान आए थे और उनके साथ बच्चे भी थे। शायद ये बदबू उसी वजह से आ रही है। तो कभी वो कहती कि ये सब तुम्हारा वहम है। मैं जब भी उसके घर पर जाती तो सारे कमरे बिखरे पड़े होते थे। पूरे घर में गंदगी का ढेर लगा होता था, जैसे किसी ने कपड़े चेंज करके मैले कुचैले कपड़े वही फेंक दिए हों। तो कभी मिट्टी वाले बड़े बड़े पाँव पूरे घर में लगे होते थे। कभी पूरे घर में रुई बिखरी पड़ी होती थी। एक ही दिन में ऊपर वाले पोर्शन में बड़े बड़े जाले लग जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बरसों से इस घर में कोई नहीं रहता हो। मैं पूरे घर की सफाई करती और घर के जिस कोने की मैं सफाई करने जाती और अगर मुझे किसी काम की समझ नहीं आ रही होती थी और मुझे कुछ पूछना होता तो बस एक जोरदार आवाज उस औरत की मेरे कानों में पड़ती, ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ये काम ऐसे नहीं करो, ये काम को इस तरह करो, क्या सोच रही हो, क्यों रुक गई हो, वहाँ पे क्यों खड़ी हो, जल्दी नीचे आओ, तुम्हें पता नहीं है कि नीचे कितना काम पड़ा है। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि उस औरत को कैसे पता चल जाता था कि मैं क्या कर रही थी, क्योंकि वो तो नीचे वाली मंजिल में होती थी और उसको कैसे पता चलता था कि मैं उसको बुलाने वाली हूँ या उससे कोई बात पूछने वाली हूँ। मैं सफाई करके बड़ी मुश्किल से फारग होती तो सामने कपड़ों का ढेर लगा होता था, मगर ये कपड़े सिर्फ जुमेरात की जुमेरात ही वहाँ पड़े होते थे। उस औरत के कपड़े बड़े अजीब किस्म के होते थे। उन कपड़ों में बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी
काली चादरें होती थी, बड़े बड़े काले रुमाल होते थे। औरत और मर्द दोनों के कपड़े सिले होते थे, लेकिन सिर्फ काले लिबास के कपड़े थे। मैं उससे पूछती कि मालकिन, ये इतने काले रंग के कपड़े कौन पहनता है? तो वो बोलती कि तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, फजूल बातें मत करो, जाओ जाकर अपना काम करो। दोस्तों, कभी तो वो कपड़े एक 5 साल के बच्चों के कपड़े होते और कभी तो किसी मर्द के कपड़े बन जाते थे। वो सारे ही कपड़े काले रंग के थे और कभी कभी तो ये जगह जगह से फटे पुराने होते थे। इतनी गंदी स्मेल आती थी कि कपड़े धोने के बाद भी उन कपड़ों में से ना तो मैल कुचैल जाती और ना ही गंदी बदबू जाती थी। जगह जगह बोटियों के खाए हुए और चबाए हुए टुकड़े मिलते थे। किचन में बर्तनों का ढेर लगा रहता था। इतने बड़े पतीलों में न जाने वहां पर क्या पकता था। जब मैं पूछती कि मालकिन, आप तो घर में अकेली रहती हैं, तो इतने बड़े पतीले में आखिर खाना किस लिए पकता है और उसे कौन खाता है? तो वो जवाब देती कि ये सारा खाना मेरे घर वाले खाते हैं और वही ये पकाते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों इस तरह के फजूल सवाल पूछती रहती हो? तो मैं आगे से पूछती, मालकिन माफ करना, लेकिन आप तो यहाँ पर सिर्फ अकेली हैं। मुझे तो आपका कोई और घर का फर्द नजर नहीं आता। वो कहाँ रहते हैं? तो वो मुंह पर उंगली रखकर कहती, चुप करो, वो सब सो रहे हैं। मैं इतने बड़े घर की सफाई करते करते थक जाया करती थी। उस घर में बेशुमार कमरे थे, लेकिन मालकिन मुझे एक कमरे की सफाई नहीं करने देती थी। शुरू में मालकिन ने कहा था, ये मेरा स्टोर रूम है, यहाँ पर सिर्फ कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है। मगर उस दिन यानी 20 दिन के बाद उसने मुझे बताया कि मेरे घर वाले उस वक्त वहाँ कमरे में सो रहे हैं। मैंने भी उस मामले में ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझा। मुझे घर की सफाई करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। मुझे वो घर और उस घर की वो मालकिन बड़ी पुरस्कार और अजीब लगती थी। बाजी, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर रही थी। जब मैं ऊपर बालकनी धोने गई तो मैंने पानी की बाल्टी अंदर कमरे में ला कर रखी ताकि मैं कमरे में पोंछा लगाऊं। मगर 2 मिनट के बाद जब मैं वापस मुड़ी तो वो पानी की सारी बाल्टी किसी ने सीढ़ियों में गिरा दी थी और वहां पर पानी ही पानी बिखरा पड़ा था। हैरत की बात तो ये थी कि वो मेरी मालकिन, जो मेरी हर बात पकड़ लेती थी, इस बार उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ वहां खड़ी मुस्कुराती जा रही थी। मैंने सारी सीढ़ियां साफ की। उस घर में हर जगह पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे जिनको मैं साफ करती थी। मगर अगले दिन ही जब मैं दोबारा काम पर आती तो उन शीशों पर अजीब से निशान लगे होते थे, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। कभी 2-3 उंगलियों के निशान होते थे, कभी कभी तो पूरे हाथ के निशान होते थे। उन निशानों को देखकर मैं तो डर गई। मालकिन यही बोलती थी कि रात को मेहमान आए थे। उस औरत के घर में सिर्फ एक दिन ही खाना पकता था और वो खाना भी सिर्फ गोश्त होता था और सुबह को जगह जगह पर हड्डियां बिखरी पड़ी होती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उसी औरत ने मुझे ऊपर वाले पोर्शन से कुछ सामान लाने को कहा। उसका स्टोर रूम ऊपर था जो कि हमेशा बंद रहता था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उस स्टोर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा ऐसा खुला था जैसे किसी ने मेरे सामने उसको अभी अभी खोला हो और मुझे आवाज भी आई थी। जब मैंने थोड़ी हिम्मत करके अंदर झांकने की कोशिश की तो वहां सवाए पुरानी पेटियों के अलावा कुछ नहीं था। वहां कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था, लेकिन एक कोने में मुझे एक लंबा सा काले रंग का मर्द नजर आया। वो मर्द था या सिर्फ उसका साया था, मैं नहीं कह सकती। मैंने सिर्फ 2 सेकंड ही उसकी झलक देखी थी, फिर वो वहां से एकदम से गायब हो गया था। उसको देखकर मुझे बहुत वहशत महसूस होने लगी और मुझे बड़ा खौफ आने लगा। मैं वहां से भागती भागती नीचे आई और अपनी मालकिन से कहा,
आप तो कहती हैं कि ऊपर आपके घर वाले सो रहे हैं, मगर वहाँ तो रूम में एक काले रंग का अजीब सा आदमी खड़ा है। ये सुनने के बाद वो औरत खामोश हो गई और मुझे घर जाने का इशारा किया और कहने लगी, तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया है, तुम घर जा सकती हो। मैंने नोट करना शुरू किया कि जब से मैंने उसके घर का काम करना शुरू किया था तो अपने घर आकर मुझे बड़ी सुस्ती हो जाती थी। शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक मुझसे हिला भी नहीं जाता था। ऐसे लगता था जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने डंडे बरसाए हों। मैं बीमार रहने लगी थी। मेरा ना आगे ना पीछे था। मैं तो खुद एक बेवा थी। मैं ये सारी बातें किससे कहती। और 3 हफ्तों के बाद उस घर में अजीब वाकया पेश आया। वो औरत एकदम बिस्तर पर गिर गई। उसका रंग पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। मेरे पूछने पर वो कहती, महीने में मेरे साथ एक बार ऐसा जरूर होता है। मेरे अंदर खून की कमी हो जाती है। मुझे तो वहाँ काम करते हुए अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था और मैंने तो पहली बार उसकी ऐसी हालत देखी थी। उस वक़्त उस औरत के आस पड़ोस में कोई घर नहीं था। बिल्कुल खाली प्लाट मौजूद थे। ना ही उनके कोई हमसाए थे। लेकिन दूर कोने में एक छोटी सी दुकान थी। मैंने उससे पूछा, उस घर में वो औरत रहती है, आपको उस औरत के बारे में कुछ पता है क्या? तो वो दुकान वाला कहने लगा, मैंने कभी भी उस घर से तुम्हारे सिवा किसी को ना तो निकलते देखा है, ना उस घर में किसी को जाते देखा है। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरते गए। बड़ी ईद आ गई। वो औरत बड़ी ईद पर 7 गाय कुर्बानी के लिए लेकर आई। 2 दिन पहले खुद वो बीमार थी। पता नहीं वो एकदम से कैसे तंदुरुस्त हो गई और कुर्बानी के 7 जानवरों को ले आई। मैंने उसे उन जानवरों को लाते नहीं देखा था, लेकिन अगले दिन जब मैं काम पर गई तो उसके घर में 7 की 7 गायें वहाँ पर बंधी हुई थी। उसने मुझे कहा, तुम्हें इन गायों की देखभाल करनी है। मैं एक दिन उनके पास रही। उस दौरान उन जानवरों का रवैया बड़ा अजीब सा था। जब मैं उन्हें चारा डालती तो वो कुछ नहीं खाते। जब मैं घर में दाखिल होती तो वो अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देते थे। वो आवाजें ऐसी भयानक होती थी कि बंदा डर जाए। मैं मालकन से पूछती तो कहने लगी, तुम्हारी आदत हो गई है किसी न किसी बात में कीड़े निकालने की। उसने मुझसे कहा, अब तुम छुट्टियां करो, अब तुम ईद के बाद ही आना। और उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके दरवाजे में खड़ी बड़ी हैरानी से ये सब मंजर देख रही थी कि मालकन को क्या हो गया है। उसने मुझे यूं अचानक घर से क्यों निकाल दिया है। तभी मैंने नीचे गौर किया तो घर के अंदर से बाहर जो पानी की नाली आती थी उसमें खून आ रहा था। वो खून इतना ज्यादा था जैसे घर में किसी जानवर को ज़िबा किया हो। मुझे उसने ईदी भी दी थी और अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। मैं कुछ नहीं बोली और अपने घर आ गई। मेरी ईद बड़े मजे में गुजरी क्योंकि मेरी जेब भरी हुई थी। वो मालकिन पैसों के मामले में बड़ी सखी औरत थी। जब ईद की छुट्टियां खत्म हुई तो मैं उसके घर पर गई तो उसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और ताले में जंग लगा हुआ था। मैं ये देखकर बड़ी परेशान हो गई कि ताला क्यों लगा है और मालकिन कहाँ चली गई है। मैं किसी से कुछ पूछती। उसी दौरान उस गली में सिर्फ 2 और घर थे, बाकी प्लाट खाली थे। मैं थकी हारी घर वापस आई और मुसलसल उस औरत के बारे में सोचने लगी। कभी ख्याल आया कि वो किसी अपने रिश्तेदार को मिलने गई होगी, कुछ दिन में आ जाएगी। कभी जहन में आया कहीं मेरा वहम तो नहीं। वो पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी। मैं अगले दिन जब उसके घर पर गई तो वही ताला लगा हुआ था। ऐसे ही मैं रोजाना आती और मुझे ताला लगा मिलता था। मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया। हमारी बस्ती में एक चौधरी रहता था। मैं उनके पास गई कि आखिर पता तो करूं क्या माजरा है, किसी को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। वो चौधरी
जिसका नाम अकबर था, उसने कहा, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, मगर इस एरिया के स्टेट एजेंसी वाले को जानता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, उसको सब घरों की खबर होती है। कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि वो घर किसी खादम हुसैन का घर था, जो उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ था, लेकिन अभी तक वो घर बिका नहीं था। उनकी सारी फैमिली अमेरिका में रहती थी। वो आदमी तकरीबन 100 साल का बूढ़ा आदमी था। पिछले 10 सालों से वो पाकिस्तान नहीं आया था। उसने पूछा, तुम लोगों को क्या काम है? तुम लोग वो घर खरीदना चाहते हो क्या? मैं इस बात पर हंसने लगी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सठिया गई हूँ या मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मैंने उस घर में 1 महीने से ऊपर उस औरत के यहाँ काम किया था और ये आदमी मुझे बता रहा था कि ये घर तो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा था। घर वापस आते ही मुझे शदीद बुखार हो गया। मेरे पूरे जिस्म में जैसे आग लग गई। मुझे इस कदर खौफ लगा कि पूरा महीना मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली। मैं हमेशा यही सोचती रही कि उस घर में वो पुरस्कार औरत कौन थी और वहाँ पर अकेली क्यों रहती थी, और वो कौन लोग थे जो ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। और हालांकि उस मकान में पिछले 10 सालों से कोई भी नहीं रहता था। दोस्तों, मेरे काम वाली बाई ये कहानी सुनाने के बाद अपने घर चली गई और अगले 7 दिन तक वो काम पर वापस नहीं आई। तो मैं भी बड़ी परेशान हो गई कि करीमा बीबी आखिर किधर गई, और मुझसे अपने सारे घर का काम मैनेज भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं अचानक एक दिन उसके मोहल्ले में चली गई। मुझे वहाँ पर एक आदमी नजर आया। मैंने पूछा, क्या आप करीमा बीबी को जानते हैं? तो वो कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही करीमा बीबी रहती हैं। एक वो जो आपके सामने खड़ी है, और दूसरी जो कई साल पहले इंतकाल कर चुकी है। जब मैंने उस आदमी की जुबान से ये बात सुनी तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि वो औरत जो मेरे घर पर काम करती थी और जिसने मुझे ये भयानक वाकया सुनाया था, वो औरत कौन थी और वो कहां से आई थी। और बाद में मुझ पर ये राज खुला कि वो औरत जिसने मुझे कहानी सुनाई थी, वो अपनी ही कहानी मुझे सुना रही थी। वो दरअसल में एक चुड़ैल थी। खुदा खुदा करके मेरी जान बच गई और मैंने वो मोहल्ला उसके बाद छोड़ दिया और किसी और मोहल्ले में आकर रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।